आज के त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के 150 सज्जा विशिष्ट छात्रावास का शिलान्यास। इस कार्यक्रम में मंच को उपस्थित प्रोफेसर गंगा प्रसाद रायसिंह, वाइस चांसलर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, श्रीमती सौम्या गुप्ता, सेक्रेटरी एजुकेशन, प्रोफेसर सैमुअल दास, डीन आर्ट्स एंड कॉमर्स त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर आर के नाथ, डीन साइंस त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर दीपक शर्मा, रजिस्ट्रार त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, और यहाँ उपस्थित इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और यहाँ के विद्यार्थी और मेरे बहनों और भाइयों, मीडिया के दोस्तों, आज ऐसा एक दिन में मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं जो कि मैंने सोच के नहीं रखा। मैं शाम को किसी एक सरस्वती पूजा में आमंत्रित हूं। आमंत्रित तो सभी करता है, सभी चाहता है मुख्यमंत्री हर घर में जाए, सबका इच्छा होता है, मेरे मन में भी ऐसा होती है। किंतु मैंने कभी सोचा नहीं था, पहले से ही प्रोग्राम जब गए हैं 150 सज्जा विशिष्ट शिलान्यास किया जाएगा, एनईसी की जो सैंक्शन हो चुकी है, और वो दिन सरस्वती पूजा के दिन होगी, क्योंकि ये तो मेरे स्कूल का, कॉलेज का दिन याद कर देते हैं। उस समय हम लोगों का पहला जो सुंदर प्रोग्राम होती थी जीवन की एक स्टूडेंट्स के लिए, वो सरस्वती पूजा के लिए पूरे साल बैठे रहते थे, कब आएगा, कब अच्छे सुंदर शुभ्र ड्रेस पहन के जाएंगे, अंजलि देंगे, ऐसा मानसिकता है। तो सोच के मैं इस कार्यक्रम को इस डेट में रखने के लिए बोला हुआ, ऐसा नहीं है। ये समय है, अपने आप कुछ हो जाता है। तो ये एक अच्छे दिन में मुझे यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला, और जो कि अपने आप साबित भी हो चुकी है। तो इसलिए मैं पहले तो ऊपर वाला का धन्यवाद दूंगा, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को धन्यवाद दूंगा, जो आपने इतने सुंदर दिन में इस कार्यक्रम को रखा है। और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं सबको भी इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज के सरस्वती पूजा के दिन हम लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में आज पे सुबह से पूजा देना, अंजलि लेना, तो उसमें हम व्यस्त रहते हैं। किंतु आप लोग आज यहाँ बैठे हैं, तो मैं कृतज्ञ हूं जो आपने जो आशीर्वाद मांगना है मां सरस्वती से, उस समय आप यहाँ बैठे हैं। और ऐसे में भी तो सरस्वती तो आपके यहाँ बसते ही है, आप लोग विद्या दान करते हैं। और त्रिपुरा के 22 कॉलेज में से 20 त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही एफिलेटेड है, और भी आर्ट कॉलेज हो, वो सब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके एफिलेटेड है। देखिए, यूनिवर्सिटी में जब मैं कुछ बोलने के लिए आया हूं, तो स्वाभाविक तौर पे एजुकेशन ही होना चाहिए। उसके कैसे एजुकेशन लेना है, उसका स्तर क्या होना चाहिए, और कहां तक जाएंगे, उससे हमको क्या मिलने वाला है, देश को क्या मिलने वाला है, दोनों तय करके चलते हैं क्या। कभी कोई दोष दे देगा भाई वाइस चांसलर का कारण से नहीं हो पा रहा है, कोई बोलेगा रजिस्ट्रार के कारण से नहीं हो, कोई बोले डीन के काम से नहीं हो पा रहा।
एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर देना बहुत सीधा है, किंतु एक संस्थान को खड़ा करना। और जब सामल बाबू बोल रहे थे ये स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे गए हैं, उसका दौर कितना लंबा है, उसमें क्या क्या मेहनत करना पड़ा, उसके तरफ देखेंगे तो एक दूसरे को उंगली नहीं उठाएंगे। जब हमने कहां से शुरुआत की और कहां तक पहुंचे। किंतु आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया। कितने साल बाद, 1986 के बाद एक बार उस जगह में सोचना चाहिए। 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज किया गया है। और बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिवीजन 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हो जाता है, 5 साल में होता है। अलग अलग लॉ रिवाइज होती है, एमेंडमेंट होती है, किंतु जो हमको रोजगार देगा, जो हमको भविष्य तैयार करेगा, उसका रिवाइज करने में 34 साल लगा। क्यों? कौन लोग बैठे हुए थे? क्यों नहीं हो रहा था? क्या कारण है? हम लोग बोलते हैं जो यूरोप के तरफ देखो, अमेरिका की तरफ देखो, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वोकेशनल कोर्स कैसे कर रहा है, बोल ही जा रहा है, भाषण ही दे रहा है। वास्तव में क्या होगा? कोई भी बच्चा जब एमबीए करता है, क्या सोचता है वो? उसके मन में क्या आता है? वो कुछ करना चाहता है, साथ साथ रोजगार नहीं चाहता, उसको परिवार नहीं। तो वोकेशनल कोर्स साथ करना है मेन कोर्स के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है। और इसके माध्यम में एक स्वनिर्भरता मानसिकता, परनिर्भरशील मानसिकता से निकलना। अरे कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप ना हो। आप लोग भी क्लासेस करते समय स्टूडेंट को बुलाते होंगे, मुझे भी बुलाया जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था। टीचर ने, प्रोफेसर ने, आइए जरा बोर्ड में ये करके दिखाइए। तो पहले दिन जब जाता हूं हाथ पैर काटता है, डस्टर गिर जाता है, चौक गिर जाता है, मैं जानता हूं तब भी गिर रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। सब सामने बैठे हैं, मैं जाके लिखूं, ये मैंने देखा टीचर करता है, हमने तो नहीं किया। तो प्रैक्टिकल चाहिए। तो साथ ही साथ कोई एमबीए कर रहे हो, उसके तो कोई वोकेशनल कोर्स करके कुछ टेक्निकल चीज सीख लिया, जिससे वो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलते ही साथ रोजगार भी कर सकता है। तो उसके अंदर एक स्वनिर्भर मानसिकता तैयार होता है, स्वाधीन मानसिकता तैयार होता है। नहीं तो वो दूसरे के ऊपर निर्भरशील, क्लास 6 में रहे तो भी पापा के ऊपर निर्भरशील छे, फादर के ऊपर, माँ के ऊपर, परिवार के ऊपर। जरा 100 रुपया दीजिए, मेरे को बुक्स खरीदना है, मुझे पेन खरीदना है, मुझे कॉलेज जाने के लिए किराया देना है। और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी जाके बच्चा जब बाबा को बोलेगा, माँ को बोलेगा, हमको अगरतला सिटी में जाना है, बस का किराया दीजिए, उसके मन में लगता है मैं बड़ा हुआ हो गया हूं, मैंने एजुकेशन प्राप्त कर लिया है, किंतु मेरे पास रोजगार नहीं है। और जब ये मानसिकता तैयार हो जाता है, साथ ही साथ काम का छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आज मैं त्रिपुरा में देखता हूं, एक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एमबीए, यहां से पढ़ के गया है, चेन्नई से एमबीए किया हुआ, यहां का स्टूडेंट है, वाइफ लोग के माध्यम से फिशरी कर रहा है। मैं गया भी हूं, सोशल मीडिया में डाला भी हूं।
वो लड़का बैठा रहता जो कब मुझे जॉब मिलेगा, कब वैकेंसी निकलेगी। क्या होता, निराश हो जाता। एक समय मिलता तो अच्छा है, नहीं मिलता तो उसके अंदर निराशा आती है। मैंने इतना एजुकेशन की, इतना मेहनत की, मेरे पिताजी ने इतना पैसा लगाया, जमीन बेच के पढ़ाया। वो जमीन होता तो चावल आती थी घर से, तो आज के वो भी नहीं आ रहा है। खुद को बोझ लगता था, किंतु उस लड़के ने छोटे छोटे बायोफ्लॉक के 10,000 लीटर की, 60,000 लीटर की 3-4 बना लिया। 3-3.5 लाख रुपए इसमें लागत है कुल मिला के। और साल में कितना पैसा कमाता है? नेट प्रॉफिट 11 लाख रुपया, 15 लाख रुपया टोटल उसका ग्रॉस है। आप सोच सकते, तो दायरा कितना है त्रिपुरा में। बहुत लोगों की ये इच्छा होता है मैं अपने मां के पास रहूं, अपने राज्य में रहूं। जब नहीं मिलता तो हम दूसरे राज्य में जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं। किंतु मैंने देखा त्रिपुरा में जनता दरबार हो और किसी कार्यक्रम में हो, वो अपने राज्य में रहना चाहता है या कुछ करना चाहता है। जब मौका नहीं मिलता तो अपने राज्य मातृभूमि छोड़ के दूसरी जगह में जाके काम करता है, खुद के लिए भी कमाई करता है, उस राज्य व उस देश के लिए भी तरक्की देता है। किंतु आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो नया नया कोर्स इसमें आ जाएगी, बीसी साहब बोल भी रहे थे, सब हम जल्द ही लागू करेंगे, कुछ लागू कर भी लिया। तो उससे स्वनिर्भर मानसिकता लेके निकलेगा, कुछ ना कुछ रोजगार करेगा, वो बैठा नहीं रहेगा। आज के दिन में बहुत सोर्सेस है, फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेटिंग हो, मार्केटिंग हो, लॉजिस्टिक हब हो, इस सब बिजनेस के लिए बहुत अच्छे जो सोर्सेस है। बिजनेस क्रिएशन करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। ऐसे देखने में लगेगा नहीं त्रिपुरा में बिजनेस है, एक समय बोलता नहीं त्रिपुरा में कुछ नहीं हो सकता। त्रिपुरा के चारों तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर है और एक तरफ असम लगी हुई है, तो पहले तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो एक स्टेट का कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन खराब हो, भौगोलिक स्थिति ठीक ना हो, तो स्टेट को डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता, बिजनेस डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। किंतु 32 महीने के अंदर ये धारणा त्रिपुरा के लोगों को बदल दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आज 7 तरफ त्रिपुरा का रास्ता खुल गया। सिर्फ एक असम अगरतला का रोड ही था, उसी को माना जाता था यही त्रिपुरा का लाइफ लाइन है, यही त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का अन्नदाता है, वही एक रास्ता है। आज एक रास्ता थोड़ी है। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट त्रिपुरा में आएगी, किसी ने कल्पना तक भी नहीं की। कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने जो एयरक्राफ्ट की कंपनी से इनके साथ बैठना पड़ा, तैयार ही नहीं होता। भाई साहब कहां से चलेगी त्रिपुरा में, इतना बड़ा फ्लाइट भर के थोड़ी दिल्ली से जाएगा, कौन जाएगा वहां। आज 32 महीने में एक फ्लाइट नहीं, 2 फ्लाइट डेली आ रहे डायरेक्ट त्रिपुरा में। कौन आता है, कौन जाता है, खाली तो नहीं जाती। ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है, ये प्रमाणित करता है। जो उन्होंने सोचा बोले त्रिपुरा में 10 से 12 आदमी से ज्यादा डायरेक्ट दिल्ली के आने जाने वाले नहीं है, आज 2 फ्लाइट भर के दिल्ली से आती है और त्रिपुरा से जाती है। ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है। बिजनेस हो रहा है ना, उस एक इंडियन एयरलाइंस है, दूसरा तो प्राइवेट कंपनी है, वो लॉस में चलाएगा क्या? जिस दिन लॉस होगा नेक्स्ट मंथ में उठा लेगा। आज त्रिपुरा में वो परिवर्तन हुई है। सिर्फ वही नहीं चलता,
त्रिपुरा में 6 एक्सप्रेस ट्रेन चलती, इसमें से भी लोग जाता है पूरे देश में। पहले जाती थी क्या? कितना ट्रेन थे? पहला ट्रेन कौन सा आया? नॉर्थ ईस्ट, हमारे त्रिपुरा में कौन सी ट्रेन आया? सामने से बताइए, मैं सुनना चाहता हूं, बताइए ना, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन आया? हाँ, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। बोलने में क्यों रोकते हैं, सोचते हैं कौन सा, पता नहीं। आप सोचोगे तो कैसे चलेगा? और बिंदास बोलो जो आया, क्या होगा? नहीं तो बोल देंगे जो हमसफर एक्सप्रेस आया तो है ना, वो भी है। अब जिसका भी नाम लोगे त्रिपुरा में है। अब तेजस एक्सप्रेस का नाम लोगे तो त्रिपुरा में है। और नरेंद्र भाई मोदी इस दिशा में देखता है, जो बड़े राज्यों नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सब कुछ दो। अब जिसका भी नाम लोगो मिलेगा यहाँ। अब डेमो ट्रेन का नाम लोगे तो मिलेगा, कलकत्ता में मिलता है, यहां भी मिलता है। कौन सा नहीं है त्रिपुरा के पास? जरूर ये पहला कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन है? त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। कितना सुंदर नाम है। जिस त्रिपुरा को लोग जानते नहीं थे, जब दिल्ली से वो ट्रेन छूटती है तो उसमें त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस नाम लिखा रहता है, तो बोलते हैं त्रिपुरा है। इतने सारे स्टेट के ऊपर से जाती है तो हर यात्री उस ट्रेन में बुकिंग करते समय उसका नाम लेता है, मेरे त्रिपुरा का नाम लेता है। ये सोच होना चाहिए, ये मानसिकता होना चाहिए। अपने मां को परिचय देने का रास्ता ढूंढना पड़ता है, उनके बच्चे को ढूंढने से मिल जाता है। इसका नाम भी दूसरा ही कुछ दे रहा था, मैं तब सीएम नहीं था, दूसरा ही कुछ दे रहा था नाम। मैं रेल भवन में जाके बैठ गया, इसका नाम त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस रखिए। तो बोलता है ये धार्मिक नाम है, इतना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हम बोले भैया कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पूरी एक्सप्रेस और जगन्नाथ एक्सप्रेस जब नाम से चल सकता है, वो भी तो धार्मिक स्थल है, ये क्यों नहीं हो सकता है? वो तर्क करने के लिए तो इनके पास तर्क है। वो जानता है भाई हम ज्यादा जानते हैं, हम ईडी कोच है, हम ये है। हमें भैया कौन जानते हो? तब तो वो नाम पहले बंद करो, नहीं तो ये नाम रखो। तो तत्कालीन रेल मंत्री ने बोला वैसे ही तो बोल रहा है, और उसका फाइल चलाओ कि काल ट्रेन चलने वाली है वहां से, दिल्ली से, तुरंत इसका चेंज करो करके इसी नाम दो। तो रातों रात नाम चेंज करके उसको त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस दिया। और आज मेरे मातृभूमि का नाम के साथ साथ त्रिपुरा सुंदरी माता जो हमारे शक्तिपीठ है, उनको भी पूरा दुनिया जान गया है। एक समय त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में 500 फुटफॉल होती थी एवरेज घर में, कोरोना के कारण से नहीं हुई थी, किंतु दोबारा अभी जब फुल फ्लेज में मंदिर खुल दिया, एवरेज 10,000 10,000 फुटफॉल है त्रिपुरा श्री मंदिर में। ये फुटफॉल आपको ऐसे लगेगा मंदिर दर्शन करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। मंदिर दर्शन के लिए जो लोग जाता है पैसा खर्चा करता है, बस से जाता है, गाड़ी से जाता है, वहां रहेगा, वहां खाएगा, प्रसाद लेगा, मंदिर में जाएगा, उसका दक्षिणा चढ़ाएगा। कितने लोगों को ब्राह्मण से लेके झाड़ू देने वाला का भी रोजगार होती है उसमें। स्पिरिचुअल टूरिज्म है। और त्रिपुरा सरकार ने, केंद्र सरकार को इसको डेवलपमेंट के लिए जो सामने हाथ बढ़ाया, पहले कभी हुआ क्या? सोच होती थी नहीं ये मंदिर डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, और इसमें तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे। अरे किसने बोला? इससे करने से क्या होगा? अरे त्रिपुरेश्वरी मंदिर एक है हमारे पास जो कि पूरे त्रिपुरा को रोजगार दे सकता है, कम समय में पूरे त्रिपुरा वासी को खिला सकते मां अकेला। और इस बात को नरेंद्र भाई मोदी समझता है। और उसी कारण से 15 फाइनेंस कमीशन में जब हमने उनसे 200 करोड़ रुपया मांगा, जो हम 51 पीठ करेंगे, उसमें एक पीठ है, चारों तरफ से और भी 50 पीठ जो मां की है, ऐसा हम मॉडल तैयार करेंगे। ओरिजिनल तो होगी नहीं, किंतु मॉडल है। जब टूरिज्म मिनिस्ट्री में भेजा, उसको देखा, उसको अप्रूवल दिया, और 15 फाइनेंस कमीशन में 175 करोड़ रुपया इसमें अलॉट किया। इसमें 25 करोड़ रुपया निर्मल में जाएगी और 150 करोड़ रुपया त्रिपुरेश्वरी मंदिर में
डेवलपमेंट के लिए दिया। और प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद स्कीम के, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उसके माध्यम से भी 38 करोड़ रुपया दिया हुआ है। माने 188 करोड़ 188 करोड़ 188 करोड़ रुपया त्रिपुरेश्वरी मंदिर में अगले 2 साल में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए पूरे दुनिया त्रिपुरा में आएगा, और त्रिपुरा से यूनिवर्सिटी से जब छात्र निकलेगा पास करके, उनको लॉजिस्टिक हब में नौकरी मिलेगी, खुद काम करेगा, स्वरोजगारी होगी, और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का रैंक भी तब बढ़ेगा, क्योंकि तब इस यूनिवर्सिटी की तरफ दुनिया भाग के आएगा। रैंक बोलने से नहीं बढ़ता, जब उसके लिए सिस्टम खड़ा करना पड़ता है तब जाके रैंक बढ़ती है। हम बोलते रहेंगे रैंक हमारा सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, हम पहला 10 में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी 20 में होना चाहिए। बोलने से नहीं होगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए जुनून होना चाहिए। और याद रखिएगा, जहां कुछ नहीं है वहां ही कुछ होता है। जहां है आप क्या उगाएंगे, जहां है आप क्या करेंगे। यहां कुछ नहीं है, मिट्टी है, तो हमको यहां एक छात्रावास करने का जगह मिल गया। यहां नहीं होती, यहां कुछ होती तो यहां कर पाते क्या? नहीं संभव है। तो जहां नहीं है वहां ही कुछ करने का मौका है। तो त्रिपुरा में पहले बहुत कुछ नहीं किया, मैं समझता हूं मेरा भाग्य अच्छा है, इसलिए मुझे करने का मौका मिल गया। नहीं तो मैं भी सब में सिर्फ प्लास्टर ही करता रहता और पेंटिंग करता रहता, क्योंकि नया कुछ करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। आज आप लोगों को भी मौका मिला, वीसी साहब को भी मौका मिला, जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कुछ करने का जगह है, इसलिए आप भाग्यवान हैं, आपको काम करने का मौका मिल गया। और इस काम को अंजाम दीजिए, त्रिपुरा सरकार आपके साथ है। और अच्छे से एक स्टेट को एक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है बंधु। तो मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे नाम का जरूरत नहीं, विप्लव देव का नाम का जरूरत नहीं, मेरे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के नाम से त्रिपुरा को जाने, उस जगह में लेके जाए उसको, उस जगह में आप लोग लेके जा सकते हैं। पहले क्या होता था, त्रिपुरा के प्रोफेसर है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, ये लोग क्या जानता है, हम लोग ज्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। त्रिपुरा के लोग बहुत कुछ जानता है। त्रिपुरा से इस सरकार आने के बाद 3 जनजाति कल्चरल साइड में पद्मश्री मिली है। बेनी चंद्र जमातिया को मिला है, ढंगा डांडों को मिली है। इस बार भी हमारे सत्तराम रियांग को मिला, सब कल्चरल साइड में। तो वो भी नहीं देखना हमारा, हम लोगों का कल्चरल साइड कितना स्ट्रांग है। आप देखिए, दुनिया में रस्म बजाने वाला एक ही व्यक्ति है, ढंगा डांडा, वो त्रिपुरा में है। कितना रिच कल्चर का परिचय है जनजाति में। अरे अगरतला त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के कितने लोग जानते थे बताइए? पद्मश्री मिलने के पहले सच मुझे बताइए, जो सत्तराम रियान का हम लोग जानते थे, कौन कौन जानते थे? हाथ उठाइए तो देखते, सच्चाई से दिल में हाथ रख बोले, कोई नहीं जानता था। आज देश में परिवर्तन हुआ है। जब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता है, तब भारत के प्रधानमंत्री जान लेता है। जो शांतिर बाजार में, उस गांव में हमारा जो हजागरी डांस नृत्य सिखाने वाला व्यक्ति रहता है। इसलिए मैं बोलता हूं, आज भारत ऐसा एक व्यक्ति के हाथ में, ऐसा एक लीडर के हाथ में है, वो सब ढूंढ लेता है कहां कौन रहता है और क्या काम करता है, और उससे क्या काम लिया जा सकता है और उसको क्या दिया जा सकता है। 3 पद्मश्री देखिए, सब कल्चरल साइड के लिए मिली है। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। एक राज्य का जब संस्कृति इतना स्ट्रांग है, दुनिया में देखिए, पूरा जिस देश के संस्कृति बहुत उत्कृष्ट है, वो जाति भी बहुत आगे चलता है, वो देश भी आगे चलता है। एक जाति को हम जब देखते, एक देश को देखते हैं, किसी देश के साथ एक देश का जब रिलेशन तैयार होता है, पहले बिजनेस रिलेशन, उसके बाद लेन देन, ये सब, और जब उसके साथ दोस्ती बन जाता है तो कल्चरल रिलेशन हो जाता है। वो
जोड़ देता है अपने को एक साथ। जैसे हमारे पार्श्ववर्ती राष्ट्र बांग्लादेश, हमारे साथ कल्चरल रिलेशन है बांग्लादेश का, इसलिए हृदय मिलता है। इसलिए जब त्रिपुरा का डेवलपमेंट की बात आती है तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दिल खोल के सपोर्ट कर देती है, मदद करती है। नहीं तो ऐसे भी हम खुल पाते, चिटागंग बंदर का मिलता, बांग्लादेश प्रधानमंत्री हमको नहीं देती, मिलती क्या? आज त्रिपुरा लॉजिस्टिक हब बन पाती क्या? आप लोग कल्पना कर सकते हैं, 2.5 से 3 लाख लोगों का रोजगार होगा इस त्रिपुरा में उसके कारण से। किस कारण के संभव हुआ? दोनों देश के प्रधानमंत्री के जो बंधुत्व है, सांस्कृतिक मिलन है, हृदय के साथ एक संपर्क है, उसके कारण से हुई है। वो हम लोग को जोड़ के रखता है। तो मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं तो कुछ तो काम हमारे सरकार ने किया, वो भी तो मैं बताऊंगा। ऑनलाइन कॉलेज के एडमिशन के लिए पोर्टल तैयार किया, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। पहला काम शुरू करते समय थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, किंतु ये भी तो बात है, त्रिपुरा जैसा छोटा स्टेट में, जो कि बड़े बड़े मेट्रो में होती है, दिल्ली में, मुंबई में, किंतु त्रिपुरा जैसा स्टेट में हमने ऑनलाइन डिग्री कॉलेज की एडमिशन की व्यवस्था की, पोर्टल तैयार किया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई, सब तो कर लिया ना, किंतु पोर्टल तो तैयार कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट के कौन सी राज्य में पोर्टल से एडमिशन होती है, एक बार देखिए। इसको आप डेवलपमेंट के पैरामीटर नहीं मानेंगे। हम डिजिटाइजेशन के बात बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात बोलेंगे, तो हम नहीं करेंगे ये सब। आज एक साथ त्रिपुरा में 20 सीबीएसई सिलेबस आ गया है गवर्नमेंट स्कूल में। ये क्या एजुकेशन के नया पैरामीटर नहीं है? यूनिवर्सिटी में तो बच्चे तब मिलेगा जब उसका फाउंडेशन अच्छा होगा, वो पढ़ के 12 पास करके जब आएगा, कॉलेज में पढ़ेगा, देन वो यूनिवर्सिटी में आएगा। फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, सिलेबस ही सही नहीं है, तो आपके पास स्टूडेंट तो वैसा ही आएगा। बाहर से कुछ आएंगे ठीक है, किंतु त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में मेरे पास जो डेटा है, मैक्सिमम 80-90% लोकल स्टूडेंट है, त्रिपुरा का ही है। तो इनके लिए इस सरकार आते ही 2018 में 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड करके पूरे देश में रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ पाया, एनसीईआरटी के सिलेबस हमने लाया त्रिपुरा में, फाउंडेशन दे दिया। उस सिलेबस में पढ़ के बच्चा जब ऊपर आएगा तो उसका नेशनल लेवल की जो सिलेबस है उसके माध्यम से पढ़ के आएगा। वो उसका सोच ऐसा रहेगा, उसका विचार ऐसा रहेगा, उसका एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड वैसा रहेगा। तो इस तरीके से इस सरकार काम कर रहे हैं। चालीस टीचर भी लेने वाले हम प्रोसेस कर रहे हैं टीपीएससी के माध्यम से। ये सुनेंगे तो बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, तो नौकरी होने वाला है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल हमने लागू किया। ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21 में हमने लागू किया। इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री एमबीबी कॉलेज में एवं बीएमएम कॉलेज में लागू हुई है। 9 डिग्री कॉलेज पहली बार, क्योंकि पीपीपी नाम लेते ही हमारे पुराने बंधु लोग जैसे उनको बुखार उठ जाता है। अरे भैया, हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर आए, इन्वेस्टमेंट आए, तो कहां एक रास्ता ही नहीं निकालेंगे तो कंपटीशन कहां करेंगे? प्राइवेट स्कूल त्रिपुरा में नहीं है, नहीं है, उसमें अपने बच्चे को भेज देगा, किंतु ऐसे बोलेगा ना पीपीपी मॉडल नहीं आ सकता, तो मत भेजो ना उसको। मैं देखता हूं ना लाइन, जो लोग बोलता है इनके सब बच्चे स्कूल से पढ़े हुए हैं, मैं प्रमाण के साथ दे दूंगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, प्रमाण के साथ दे दूंगा।
सामने प्रोफेसर साहब बैठे हंस रहे हैं। उनको जानकारी है, सभी को जानकारी है। कौन बोलेगा उस जगह में पहुंचने में 2018 तक बैठना पड़ा हम लोगों को। कंपटीशन हो जाता है। मैं स्कूल के नाम नहीं लूंगा, जो भी प्राइवेट स्कूल उसमें एडमिशन देने के लिए पैरवी करना, मंत्री के पास पहुंच जाना, नेता के पास पहुंच जाना, वही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा चले का भविष्य खराब हो जाएगा। तो वो तो प्राइवेट स्कूल है। और वही पीपीपी मॉडल माने कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके काम करना है। उनको जमीन दिया, उन्होंने बनाया, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, चल नहीं रहा है, मैं उनको दे दिया। तो नुकसान क्या है? कंपटीशन होती है, उसमें विरोध करेगा और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। मैं इसीलिए आपके सामने बोल रहा हूं कि आप लोग प्रोफेसर हो, आप लोग जब बात बोलते हो सोसाइटी में, लोग उसको मान लेता है, इज्जत देता है। आप जब टीचर स्टूडेंट के साथ बोलोगे ना, तो उस बात को मानता है स्टूडेंट। ऐसा कि मां बाप भी बोलने के बाद नहीं मानता, नहीं मेरे टीचर ने बोला, मेरे प्रोफेसर ने, मेरे डीन ने बोला, वही सच है। आप लोग समाज परिवर्तन करने वाले लोग हो। मैंने बोला जब सत्ता में आया हूं, इसके आगे पहले भी बोला, समाज परिवर्तन के माध्यम में सत्ता तो परिवर्तन हो गया, अभी समाज परिवर्तन का बारी है, और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। कि मैं भली बाती जानता हूं, आप लोग भी जानते हो, आप लोग जब बोलते हो समाज इसको मानती है। कि आप प्रोफेसर हो, आप शिक्षक हो, आपकी बात के ऊपर विश्वास है लोगों को। इसलिए जब आप बोलोगे, बोले आप अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, कंपटीशन होगा, यहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हो तो रहा है। कल भी तो आत्मा वाले हमारे पास आया था, जो टायर इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, एमआरएफ के वाइस चेयरमैन आए थे, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, सबसे बड़े टायर बनाने वाले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आए थे। किस लिए आए थे त्रिपुरा में? मैंने क्या बोला उनको कि माननीय प्रधानमंत्री ने रास्ता तैयार किया, रॉबर्ट बोर्ड यहाँ पहले भी थी, किंतु प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी क्या? सरकार भर्तुकी देती थी रॉबर्ट बोर्ड के माध्यम से, गवर्नमेंट सहायता करता था, स्टेट गवर्नमेंट। ये तो प्राइवेट सेक्टर आया था क्या? आत्मा यहां से तो रबर शीट लेके जाती थी। पिछले महीने में भी 2000 मेट्रिक टन लेके गया, मुझे कल बोल रहे हैं, बोले एक महीने में 2000 मेट्रिक टन आपके यहां से लेके गए हम लोग। ये तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जब बोला हमको रबर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उन्होंने रास्ता निकाल दिया। कॉमर्स मिनिस्टर के माध्यम से, माननीय पीयूष गोयल जी के माध्यम से, ये पहली बार, ये फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट में 1100 करोड़ रुपया आत्मा इन्वेस्ट करेगी। इनमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की रबर प्लांटेशन त्रिपुरा में ही ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट में सेकंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर त्रिपुरा में 50,000 हेक्टेयर जमीन में रबर प्लांटेशन किया जाएगा, और उसमें 7 साल तक जो भी लगाएगा उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बैंक के माध्यम से उनको लोन दी जाएगी, लोन की किस्तें भी 7 साल तक उनको नहीं देना पड़ेगा। 7 साल में मैंने रबर जब उससे निकलना शुरू होगा रस, तब वो जाके बैंक के किस्तें देना शुरू करेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। 7 साल तक उसको मदद करेगा। इसके लिए 1100 करोड़ रुपया, और साथ ही साथ अभी जो रबर प्लांटेशन है उसको वैल्यूएडिशन कैसे किया जाता है, उसके लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा कर, 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। और अब मैं पुराने सोच में बोलता पीपीपी नहीं आ सकता है, तो आएगा क्या ये सब? 1200 करोड़ रुपया आएगा क्या आपके पास? अब रास्ता बंद कर रहे हो, आने नहीं देते हो, बोलते हो दोबारा इंडस्ट्री बनाएंगे। कैसे बनाओगे? पहले रास्ता खुलो। रास्ता ही बंद कर देगा। पीपीपी का नाम सुनते ही दिमाग खराब होता है। अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता। मुझे इन लोगों को देखने को दया आता है, वो कैसे कैसे लोग पहुंच गए थे सत्ता में।
जिनका सोच के साथ अपने परिवार का जो सोच नहीं मिल रहा है, राज्यों को एक दिशा दिखा रहा है, अपने परिवार को दूसरा दिशा दिखा रहा है। हम राज्य को जो दिशा दिखाते, अपने परिवार को वही दिशा दिखाते। हम जब दिल्ली में थे तो हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे, हम जब राज्य में आए तो मेरे दोनों बच्चे राज्य में ही पढ़े। अब जब हायर एजुकेशन में गए, मास कम्युनिकेशन में, तब जाके दिल्ली के किसी यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है, कॉलेज में दिया हुआ है। राज्य का मूल व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा तो बाकी लोग क्यों सोचेगा? तो आज 1100 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर त्रिपुरा में खर्चा होगा। और मैंने कल इन लोगों के साथ जो बैठा था, हमने बोला जो 7 साल बाद होगी तो होगी, किंतु अभी वैल्यू एडिशन, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, अभी पैसा चाहिए, इसलिए 100 करोड़ रुपया जो है वो अब तुरंत इन्वेस्ट करिए। कहां करेंगे? हमने 4 सेक्टर उनको दिखा दिया, बोले आप ऐसा करो। केरला में बारिश के समय जो प्लांटेशन होती है रबर, वहां से बारिश के समय भी रबर के जो लिक्विड कस जो निकालते हैं, निकाला जाता है। हमारे यहां नहीं होता, हमारे 3-4 महीने बारिश में बंद रहता है। क्यों? हमारे यहां ऊपर कैप नहीं, रेन कैप नहीं दिया जाता, रेन कैप नहीं दिया जाता, इसीलिए बारिश होगी तो खराब हो जाएगा, इसीलिए 3 महीने बंद रखता है। किंतु केरला में नहीं बंद रखता, 12 महीना करता है। तो हमने बोला हमारे त्रिपुरा में आप वैल्यू एडिशन करो, अपने CSR फंड से, उस फंड से रबर ग्रोअर को प्रोवाइड करो अपने से, जो इसमें रेन कैप लगा दिया जाए तो हमारे भी 3 महीने रबर प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो 3 महीने के ज्यादा प्रोडक्शन त्रिपुरा में बढ़ जाएगा। अभी तो पौधे तोड़ी है, सिर्फ 3 महीने हम खाली रखते, 3 महीने में इसको चालू हो जाएगा, तो तुरंत अपरा इनकम आ जाएगी, एक्स्ट्रा रबर उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो टैपिंग करता है वो स्किल्ड नहीं है। जैसे अभी वोकेशनल कोर्स की बात हो रहा है, हमारे यहाँ जो रबर प्रोडक्शन होती है, अपने रबर काटता है, इनको 50% लोगों को पता नहीं है, ट्रेंड नहीं है, कैसे काटना पड़ता है, कैसे काटने से ज्यादा रस आती है, पता ही नहीं। हमने बोला तुरंत इसका ट्रेन दो तो आपको 10% इसमें बढ़ जाएगा। और तीसरा स्मोक हाउस है, जिसके माध्यम से उसको सुखाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। हमारे यहाँ आप लोग सब लोग जब रास्ते में जाते हो, देखते हो रास्ते में रबर शीट रख देता है, हमारा गाड़ी जा रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, क्वालिटी कहा जाएगा। बारिश होती है तो गीला होता है, दोबारा सूखता है, तो SS4 SS3 ग्रेड हो ही नहीं पता। हम स्मोक हाउस में जब उसको ड्राई करेंगे तो क्वालिटी आएगी, 100 रुपए का रबर 130 रुपए 40 रुपए पर किलो बिकेगी। मैंने बोला तुरंत इसका काम करो। और साथ ही साथ चेन, हमारे यहां 76,000 मेट्रिक टन रबर होती है, किंतु जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत कम मात्रा में, क्योंकि बाकी सब जो कलेक्शन का जो चेंज है वो रजिस्टर्ड नहीं है। छोटे छोटे रबर ग्रोअर से एडवांस देके पैसा लेके रख देगा, स्टॉक रखेगा, स्टॉक इस तरीके से रखता है, बारिश होता है तो उसको गोडाउन में बारिश आ जाती है, पड़ती है, वो खराब होती है, इसका ग्रेड खराब हो जाती है। तो हमने बोला उनको लोन दो, उनको मदद करो जो है, और उनसे रबर आप चेंज के माध्यम से कलेक्ट करो। इतना करने से आपको 100 करोड़ रुपए आप उसी में लगा दो, आप देखना अगले साल आपको कम से कम जो 76,000 80,000 मेट्रिक टन जो रबर होती है वो जाके 1 लाख में पहुंच जाएगा आराम से। और जब 1 लाख में पहुंच जाएगा, आप सोचो इसका गरीब किसानों को कितना रोजगार मिलेगी। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन करने के लिए वोकेशनल कोर्स जो आपकी यूनिवर्सिटी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आया है, वही उसका रूप है, और उस दिशा में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग भी इसको बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाएंगे। और मैं दोबारा आप सभी को आज के एक शुभ दिन पर शुभ काम, यहाँ जो शुरुआत हुआ है, शिलान्यास हुई है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अंत में वही बोलूंगा, क्योंकि आपके बात सुनता है, स्टूडेंट भी सुनता है, समाज भी सुनता है। नरेंद्र मोदी जो बोलता है और हमारी सरकार जो पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहता है, स्वरोजगारी त्रिपुरा को बनाना चाहता है,
उसके बारे में ज़रूर समय मिले तो स्टूडेंट के सामने रखिएगा कि स्टूडेंट आपको गुरु मानता है, और जब गुरु बोलता है उसको वो अपना ध्येय मान लेता है। और आज के दिन में इससे बड़ी मेरे मिलने वाला उपहार क्या हो सकता है, क्योंकि आज सरस्वती पूजा के दिन है। आज सरस्वती दान करने वाले लोग आप लोग हैं। मैं आशा करता हूं आप इस दिशा में काम करेंगे। त्रिपुरा को, सिर्फ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नहीं, त्रिपुरा को, पूरे त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के काम एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है, सबको मिलना पड़ता है। हर क्षेत्र के लोग जोड़ने से राष्ट्र आगे बढ़ता है, राज्य आगे बढ़ता है। हमारा पूरा विश्वास है आप लोग इस दिशा में मिलकर काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।